बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन में पटना कलम चित्रकला पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने इस वीडियो में डिटेल्स में पटना कलम चित्रकला के बारे में वर्णन किया है। तो हमारा आंसर जो है स्टार्ट इंट्रोडक्शन से होता है। तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भारत एवं बिहार की कला परंपरा में पटना कला आंचलिकता से प्रभावित एक लघु चित्रकला शैली है। अब थोड़ा सा कॉन्टेम्प्रोरी जो है बातों को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2010 में बिहार सरकार द्वारा बिहार की सांस्कृतिक धरोहरों के संबंध में जागरूकता के प्रसार की दृष्टि से पटना शैली के चित्रों का कैलेंडर जारी किया गया था। अन्य नाम पटना कलम चित्रकला जो है, इसका अदर जो नाम है वो कंपनी चित्रकला है, कजली स्याही पद्धति शैली है, प्रूसो की चित्र शैली भी इसे कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था, समय अवधि जो था, यह 18वीं और 19वीं शताब्दी में बिहार के पटना का जो इलाका है वहाँ पर यह फला फूला। इसके जो प्रमुख चित्र हैं आज संरक्षित हैं पटना संग्रहालय में, बिहार संग्रहालय में, और जो लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है वहाँ पर भी इसके कई चित्र संरक्षित हैं। पटना और आसपास के क्षेत्रों में ही पटना कलम चित्रकला के विकास होने का क्या आधार था? जो इसके कई कारण थे, जिसमें कि व्यापारिक केंद्र होना, पटना का व्यापारिक केंद्र होना, यहाँ पर कंपनी सरकार के ऑफिसर्स का घर था, मध्यवर्गीय लोग थे यहाँ पर जो इन पेंटिंग को खरीदते थे, कलाकारों ने स्वयं के धन का निवेश किया था इस पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। पटना कलम की विभिन्न विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। मेन जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन में यही कहा जाता है कि पटना कलम की विशेषताओं को लिखिए। तो पटना कलम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है, मैंने अब एक एक करके हम लोग एक एक को देखेंगे। सबसे पहला है परिवेश। पटना कलम में क्षेत्रीय तत्वों का समावेश हुआ, जिसमें पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली के आंचलिक जनजीवन का प्रभाव हमें दिखता है। इसे मिश्रित शैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे मिश्रित शैली? क्योंकि इसमें शामिल है स्थानीय शैली, मुगल शैली एवं ब्रिटिश शैली। ब्रिटिश शैली के प्रभाव के कारण कुछ समीक्षक इसे कंपनी शैली भी कहते हैं। यह शैली मुगल शैली से प्रभावित तो है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर यह है कि मुगल शैली में जहां भव्यता का प्रदर्शन है, वहीं पटना कलम में आम जनजीवन के चित्रण पर ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पर भव्यता की जो है वो कमी हमें दिखाई देती है। वास्तव में पटना शैली स्थानीय तत्वों द्वारा प्रेरित है। क्षेत्रीय विस्तार, अर्थात कि यह कहाँ कहाँ फैला हुआ था। मुख्यतः यह पटना एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में ही फैला हुआ था। पटना में लोधी कटरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा के साथ साथ दानापुर और आरा में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। चित्रों की अवस्थिति, अधिकांश चित्र जो है कागज पर बनाए गए हैं, साथ ही कई चित्र चमड़ा, हाथी दांत, धातु और शीशा पर भी बनाए गए हैं। इसके विषय वस्तु क्या थे? इन चित्रों के जो थे वो विषय वस्तु जो थे मुख्यतः 3 भागों में हम इसे देख सकते हैं। पहला है पारंपरिक या आम भारतीय जनजीवन का चित्रण। इस प्रकार के प्रमुख चित्र हैं खेत जोतता किसान, मछली बेचती औरत, लकड़ी काटता बढ़ई, लोहार, सुनार और रंगरेज। इस तरह के जो हैं आम जनजीवन से रिलेटेड है। मानव का चित्रण किया जाता था। मानव शरीर का, विशेषकर मुखमंडल का बहुत ही कलात्मक चित्रण हुआ है, जैसे गहरी आंख, भारी भौहें, नुकीली नाक, पतला चेहरा, प्रूसों की बड़ी मूछें आदि। तीसरा जो इसका कैटेगरी है वो पशु पक्षियों से रिलेटेड है। पशु पक्षियों का जो चित्रण है इसमें सूक्ष्मता पूर्वक चित्रण किया गया है, जीवंतता दिखाई हमें देती है पक्षियों और पशुओं के चित्र जो हैं। चित्रकला निर्माण की जो पद्धति है, यह सामान्यतः विभिन्न चित्रकला शैलियों में चित्र निर्माण की प्रक्रिया के तहत पहले आरेख खींचा जाता है, फिर उसमें रंग भरे जाते हैं। परंतु पटना चित्रकला शैली जो है, यह चित्रकला शैली इस रूप में विशिष्ट है क्योंकि इसमें चित्रों का आरेखन एवं रंगन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले आरेख कर लेना है उसके बाद ही उसको रंगना है। इसके लिए ब्रश अर्थात तुलिका, ब्रश को तुलिका कहते हैं, के माध्यम से आरेखों का निर्माण एवं रंग भरना साथ साथ होता था। चित्रों के निर्माण की यह विशिष्ट पद्धति कजली स्याही पद्धति के नाम से जानी जाती है। इसमें लैंडस्केप, बॉर्डर एवं जो बैकग्राउंड है, जिसको कि पृष्ठभूमि हम कहेंगे, का अभाव दिखाई पड़ता है। ब्रश के लिए गिलहरी के पूंछों के कोमल बाल का भी इस्तेमाल किया जाता था और सुअर और भैंस के गर्दन के बाल जो कि मोटे होते थे उनका भी इस्तेमाल किया जाता था। अब जहाँ पर कोमल ब्रश की जरूरत है वहाँ पर कोमल ब्रश को यूज करेंगे, और जहाँ पर हार्ड ब्रश की यूज करने की जरूरत है वहाँ पर सुअर और भैंस के गर्दन के बाल का प्रयोग किया जाएगा ब्रश बनाने में। रंगों का प्रयोग, चित्रों पर मुख्यतः गहरे रंगों का प्रभाव हमें दिखाई देता है, जैसे गहरा लाल, हरा, भूरा, पीला, नीला आदि का प्रयोग हमें दिखाई देता है। ये रंग प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों रूपों से प्राप्त किए जाते थे। प्रमुख कलाकार एवं चित्र का स्वरूप, अधिकांश चित्रकार जो थे इसमें पुरुष ही थे, महिलाएं भी रंग बनाने में हाथ बटाती थी। ऐसा हम लोग इसको लिखकर आगे बढ़ेंगे। 18वीं सदी से स्टार्ट होता है, लगभग 1760-70 के दशक में स्टार्ट होता है
जो कि 18वीं सदी हम उसको मानेंगे। सेवक राम जो है इस शैली के प्रारंभिक चित्रकार हैं। 19वीं शताब्दी में यह काफ़ी फला फूला, जिसमें हुलास लाल जो है होली दीपावली त्योहारों के उल्लासपूर्ण एवं जीवंत चित्रण करते हैं। महादेव लाल आते हैं जो कि रागिनी गंधारी का चित्र, जिसमें नायिका के विरह का मार्मिक चित्रण है, उसको ये ड्रॉ करते हैं। माधव लाल आते हैं, बीणा बजाती विरहनी नायिका को ये चित्रण करते हैं। शिव दयाल जो है यह मुस्लिम निकाह का जो पेंटिंग है वो बनाते हैं। यमुना प्रसाद जो है ये बेगमों की शराबखोरी एक चित्र है, उसको ये बनाते हैं। 20वीं सदी में 1947 तक जब ईश्वरी प्रसाद जी का मृत्यु हो जाता है तो हम अंत मानते हैं, अर्थात कि यह 1950 तक ही चला, जिसमें कि राधा मोहन बाबू इन्हें पटना कलम का पारखी माना जाता है। छवि चित्रण के ये आचार्य भी रहे हैं और साथ ही साथ पटना कला महाविद्यालय जो है इसके संस्थापक भी रहे हैं। ईश्वरी प्रसाद जो है इसके अंतिम कलाकार माने जाते हैं पटना कलम चित्रकला के। आलोचनात्मक समीक्षा एवं निष्कर्ष अब हम लोग देखते हैं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के दौर में जब चित्रकला की केंद्रीय शैलियां शिथिल पड़ रही थी, तब पटना कलम जैसी चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों के माध्यम से चित्रकला अपने आंचलिक स्वरूप में विकसित हो रहा था, विकसित होता रहा। सही है, ये विकसित होता रहा। साथ ही साथ चूंकि होता रहा, दैट मीन्स ये कंटिन्यू चलेगा। इस चित्रकला शैली के द्वारा विभिन्न शैलियों के मिश्रण से चित्रकला के समन्वित स्वरूप को आधार मिला। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो है, और एक्चुअली क्या है कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही चित्रकला को प्रोत्साहित नहीं किया गया और उसके मृत्यु के बाद और भी वहाँ पर जो लोग थे भी तो उनको फाइनेंस नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते जो मुगल चित्रकला शैली थी वो धीरे धीरे कम होती गई और जो उसके कलाकार थे वो दूसरे जगह माइग्रेट किए, जिसमें कि यहाँ पर जो लोग आए वो वही लोग थे जो कभी उनके खानदान, उनके जो पूर्वज हैं मुगल साम्राज्य में चित्रकारी करते थे और वही माइग्रेट करके पटना और अदर स्थानों पर गए और उन्होंने स्थानीय शैलियों को विकसित किया। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। इस शैली की विशेषता न सिर्फ इसके विशिष्ट निर्माण पद्धति को लेकर रही, बल्कि इसमें तत्कालीन आम जनजीवन के तत्वों का बहुत ही सूक्ष्मता से चित्रण हुआ है। यह बात किसी भी काल के कला शैली के लिए आदर्श तत्व होता है। इस चित्र शैली के चित्रों में लोक संस्कृति के तत्व, मानव व्यवहार एवं भावनाएं, विशेषकर विरह का मार्मिक चित्रण तथा हिंदू मुस्लिम समन्वय जैसे तत्वों को भी दिखाई हमें पड़ते हैं। इन सबके बावजूद कला समीक्षकों ने कुछ बिंदुओं पर पटना कलम चित्र शैली की आलोचना भी की है, जैसे चित्रों में लैंडस्केप, सीमांकन, बैकग्राउंड का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि यह जनजीवन के लिए बनाया जा रहा था, तो उतना इस पर मेहनत नहीं किया गया क्योंकि इसे बेचना था। कई कला समीक्षक इस संदर्भ में यह पक्ष रखते हैं कि चित्र निर्माण में कम खर्च के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। साथ ही इस चित्र शैली के चित्र आम जनजीवन के अभिव्यक्ति के उद्देश्यों से बनाए गए थे। तो ये हम लोगों ने पटना कलम से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है मेंस एग्जामिनेशन में, तो ये इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स हमने बताए हैं इसको अपने नोट में लेकर इम्प्रूव किया जा सकता है।